अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। हमने लास्ट वीडियो में आइडेंटिटी की बात कर रहे थे, याद है ना? आपने बोला था कि इंसान की आइडेंटिटी माइंड, बॉडी और सोल से बनती है। तो ये इसी का मैं इसके बारे में सोच रहा था कि ये हम तीन तीन एस्पेक्ट्स हैं, हमें आजकल क्या नॉलेज है, हमें हमें कितना पता है इसके बारे में। बॉडी का तो हम सब सुनते रहते हैं यहाँ पे कॉमनली कि आपको ये बॉडी केमिकल्स का मेकअप है, इसमें न्यूट्रिशन चाहिए, आपको ये खाना है, इतना रेस्ट, इतना ये चाहिए। और माइंड थोड़ी क्वालिटेटिव साइड की तरफ जाता है क्योंकि उसमें हमें साइकोलॉजी है हमारे पास, और माइंड साइंसेज हैं इसके ऊपर। उस पर थोड़ा सा मिक्स हो रहा है कि कुछ क्वालिटेटिव चीज़ें आ रही हैं, कुछ हो रहा है कि कुछ केमिकल्स आपके ब्रेन में ट्रांसमिट होते हैं, उससे आपके ख्याल चलते हैं। लेकिन जो तीसरा है सोल, इस पे सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता है हमारे, क्योंकि देखें ये साइंस की तरफ से देखें, जो एम्पिरिकल एविडेंस दिखती है वो बोलते हैं कि हमें सोल की कोई अपेरेंटली एविडेंस नहीं मिलती। लेकिन हम रिलीजियस उस पर देखें तो उसमें हमें आता है कि नहीं, मान लो सोल है। तो ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता है कि एक जगह हम जा रहे हैं एम्पेरिकल कि हम देख के जाएंगे, जो हम देख रहे हैं, जो हमें प्रूफ मिल जाए उस पर यकीन करते हैं, और एक जगह आ रहे हैं कि नहीं, पहले शुरुआत ही आपकी होती है मानने पे। तो ये बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है इसके बारे में ज़रा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए खुर्रम, एक बहुत बड़ा कह लीजिए कम इल्मी हमारे माशरे में ये है कि हमारे जो नौजवान हैं जब वो चीज़ों को स्टडी करते हैं, खासकर साइंस को पढ़ते हैं, मुझे बहुत बहुत सारे नौजवान ऐसे मिलते हैं जो हार्ड कोर साइंस के बिलीवर होते हैं और साइंस को उन्होंने थॉरली स्टडी भी किया होता है। लेकिन उनको क्या नहीं पता होता वो ये है कि पहले किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी को पढ़ने से पहले उस फील्ड ऑफ स्टडी के बेसिक्स और उसकी डायरेक्शन समझना बहुत ज़रूरी होती है, उसकी अप्रोच समझना बहुत ज़रूरी होती है। मतलब उसकी फिलोसफी आपको पता हो, उसका फिर आप मकसद पढ़ क्या है, सकते हैं। उसका पर्पस क्या है। साइंस जितनी भी, जिसको हम साइंस कहते हैं, वो उसको मैं कहता हूँ मटेरियल साइंस। साइंस एक किस्म की नहीं है। पहले तो हमें समझना ज़रूरी है कि पूरी दुनिया के जो कलेक्टिव इंसान है, सारे इंसान बसते हैं, उनका एक इज्तिमाई नज़रिया क्या है, कलेक्टिव व्यू क्या है। इस वक्त जो पूरी दुनिया है वो उसका कलेक्टिव व्यू ज़्यादा, उसका झुकाव जो है वो मटेरियल साइंस की तरफ है। हम हर चीज़ को मटेरियल साइंस से एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इसमें बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, डबल स्लिट से लेकर हिग बोसन, गॉड पार्टिकल, सर्न के अंदर जो हो रहा है, ये सारे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। लेकिन ये जो माइंडसेट है आप जो बोल रहे हैं, अगर आप वेस्ट साइड की तरफ जाएंगे वो तो बोलेंगे जी हमारा मटेरियल साइंस पे है, और हम मतलब इसको सूडो साइंस मानते हैं, इतना हम वेट नहीं देते। लेकिन आप यहाँ पे पूछेंगे, बोलेंगे नहीं, हम तो सब मज़हब पे चलते हैं, हम तो सब मज़हब पे तो चलते हैं। यही तो अलमिया है ना कि मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो मटेरियल साइंस है या जो उसको हम मेन स्ट्रीम साइंस कहते हैं, सिर्फ वो साइंस नहीं है दुनिया के अंदर। साइंस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का मैकेनिज्म को स्टडी करना, हाउ डज़ इट वर्क। तो अगर हम चीज़ों को सिर्फ मटेरियली फोकस कर रहे हैं तो हम मटेरियल साइंस की बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें दुनिया में नॉन मटेरियल होती हैं। साइंस ऑफ बिहेवियर जो है, ह्यूमन बिहेवियर, वो मटेरियल है, नहीं, वो बिहेवियरल स्टडीज़ है, तो वो क्वालिटेटिव साइंस है, वो अल्टरनेट साइंस है। बहुत सारे उलूम ऐसे हैं दुनिया के अंदर जो कि मटेरियल साइंस के ज़मरे में नहीं आते लेकिन साइंस कहलाते हैं। साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, साइंस ऑफ एनर्जी हीलिंग, साइंस ऑफ पामिस्ट्री, जितनी भी इस किस्म की साइंसेज हैं जो एम्पेरिकल बेसिस पे नहीं होती, जो एक्सपीरियंशियल बेसिस पे होती हैं, उनको हम ऑल्टरनेट साइंस कहते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मज़हब जो है उसकी अप्रोच साइंटिफिक कभी नहीं रही। मज़हब का मतलब होता है कि व्हेन आई से आई फॉलो अ रिलीजन, इसका मतलब ये होता है कि आई डोंट नो एनीथिंग, वॉट एवर रिलीजन सेज आई विल फॉलो। अच्छा, मज़हब किस चीज़ के बारे में बात करता है? मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़ के बारे में बात करता है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करता है। मज़हब की जितनी भी टीचिंग्स हैं, सारी टीचिंग्स किसी भी रिलीजन की, वो क्या है? सारी वो ह्यूमन मॉरल और एथिकल बिहेवियर्स के बारे में ना। मज़हब ये तो नहीं कहता हाउ टू क्रिएट वाईफाई मोबाइल या वाईफाई राउटर, मज़हब इस पे तो नहीं लाइट शेड करता। मज़हब ये तो नहीं कहता कि टीवी ब्रॉडकास्टिंग कैसे होती है। मज़हब की सारी तो अच्छा, अब जब हम मज़हब से चीज़ों को साइंटिफिकली बैंड पे स्टडी करने की कोशिश करते हैं, मज़हब को साइंस में ज़बरदस्ती घुसेड़ने की कोशिश करते हैं, तो मज़हब वहाँ पे नज़र नहीं आता एक्टिव होता हुआ। वो अलग बात है कि हमने ज़बरदस्ती मज़हब के स्टेटमेंट्स उठा के उनके लिंक क्रिएट करके उसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे कर दी है कि हम बोलते नहीं जी देखिए मज़हब साइंस को भी कैटर तो करता है। उसका पर्पस नहीं है ये, मतलब। हाँ, एक्चुअली पर्पज़ नहीं है। और ये जो एक बहुत बड़ा माइंडसेट पाया जाता है कि मज़हब में सब कुछ है, मज़हब में सब कुछ से मुराद क्या है? सब कुछ इंसानियत के बारे में, सब कुछ इंसानियत के बारे में, मादे के बारे में इतना कुछ मज़हब फोकस नहीं मॉरल करता। गाइडेंस पैदा। मॉरल गाइडेंस, एथिकल गाइडेंस। अब जब बात आती है रूह को अप्रोच करने की, प्रॉब्लम क्या होती है? हम जब मज़हब को लेकर रूह को अप्रोच करते हैं, रूह एथिकल और मॉरल ग्राउंड पे क्या है?
वो एसेंस है जो आपकी पर्सनालिटी को वजूद देता है। मेक सेंस? लेकिन रूह को हम जब साइंस से स्टडी करते हैं तो रूह वो एनर्जी बीम है, वो यूनिवर्सल एनर्जी है जो इंसान की बॉडी में आती है तो इंसान को तकवीन मिलती है, इंसान को एनर्जी, जान मिलती है, कह लीजिए लाइफ मिलती है। वो एनर्जी का स्पेक्ट्रम है जो साइंस ने अभी तक स्टडी नहीं किया है, इसलिए साइंस रूह को नहीं मानती। ये पहला आपने पॉइंट कहा था कि हम लोग एक एम्पिरिसिज्म होता है साइंस का, जिससे मैं बता रहा था, और ये बोल रहे थे कि बिलीफ सिस्टम होता है। ठीक है, अब हर किसी का यूँ तो बिलीफ सिस्टम भी अलग है। मैं मतलब सर्कमस्टेंसेस पे कोई बंदा एक्स जगह वाई जगह पैदा हुआ, उसका रिलीजन उसके हिसाब से होगा, उसके हिसाब से ग्रो होगा वो। ठीक है, अब उसको खुद तो कुछ पता नहीं है, वो पैदा होता है। मतलब आप इंसान की एग्जांपल ले लें, हम पैदा हुए, हमें दुनिया से इनपुट मिला अलग अलग, और हमें ये सिखाया गया ये चीज़ है, ये चीज़ है, लेकिन हमें कभी ये नहीं पता होता कि ये चीज़ है भी या नहीं। और इस पर अगर सवाल उठा लिया जाए तो जो मानते हैं उस चीज़ को वो आपके पीछे पड़ जाते हैं। देखिए, फिलोसफर्स ने एक ज़माने में बहुत आर्ग्यूमेंट किया इस बात के ऊपर, और आइंस्टाइन जैसे बंदे ने भी इस पर आर्गूमेंट किया, रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर जलालुद्दीन रूमी तक ने इसके ऊपर लाइट शेड की कि भाई जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वो हम कैसे बिलीव कर लें वो एग्जिस्ट करता है। देखिए, इंसान ने जब ये चीज़ को स्टडी किया, फिलोसफर ने इस बात पे गौर व फिक्र किया, तो उस नतीजे पे पहुंचे कि हमें बहैसियत इंसान अपनी कहीं ना कहीं लिमिटेशंस को मानना पड़ेगा। आप कहीं ना कहीं लिमिटेड हैं, और इंसान तो इतना लिमिटेड है कि उसकी सिर्फ फ्री विल तो है, उसकी मर्ज़ी तो चलती है। वो मर्ज़ी क्या है? खैर और शर के ऊपर। तो इन ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं अपने बिहेवियर में, अपने मामलात में, अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस में लिमिटेड बीइंग्स हैं। जब हम अपनी लिमिटेशंस को मान लेते हैं तब ये मसला हमारा ख़त्म हो जाता है कि हम क्वेश्चन करना छोड़, बहुत सारी चीज़ें हमें प्रिज्यूम करनी पड़ेंगी। हैं, यूनिवर्स में हम रह रहे हैं, यूनिवर्स है। अब हम ये क्वेश्चन तो नहीं कर सकते कि ये है भी कि नहीं है। पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा कि है, फिर हम उसको स्टडी करेंगे, फिर हम इन क्वेश्चन पे पहुँचेंगे कि किस तरह है, आया उस तरह है जिस तरह हम समझते हैं उस तरह है। तो ये लिमिटेशंस को मानना बहुत ज़रूरी होगा इंसान के। अच्छा, ये तो आपकी हो गई एक फाउंडेशन बन गई, शुरू में प्रिजम्पशन से आप शुरू करते हैं। लेकिन उसको आप क्या कहेंगे कि फ़र्ज़ करें कोई जो यहाँ नहीं पैदा हुआ, यहाँ जिसका बिलीफ नहीं है, क्योंकि वो बोलता है कि मैं जो एक्सपीरियंस करता हूँ मैं उसी चीज़ को मान सकता हूँ, वरना एक बंदे ने आके कहा भाई ये देखो ये रिलीजन है, इसका ये बिलीफ मान लो। दूसरा बंदा आएगा कि भाई ये मेरा रिलीजन है, ये बिलीफ मान लो। तीसरा आएगा कि ये मान लो। अब वो तीनों बोलेंगे कि मेरा मानो। हो सकता है कुछ उसमें ओवरलैपिंग हो सकता है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन हो। देखिए, सिंपल है, जो लोग रिलीजन के नहीं मानने वाले होते, बचपन से उनको सिखाया नहीं गया रिलीजन, तो उनकी जो अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ होती है वो बड़ी अलग किस्म की होती है। उनको हम एथिस्ट कहते हैं। और वो अलग अप्रोच ये होती है कि उनके पूरे माइंडसेट में, उनके परसेप्शन का जो फ्रेमवर्क बना होता है उसके अंदर रूह एग्जिस्ट नहीं करती। यानी कि वो माइंड और बॉडी को लेकर चल रहे होते हैं, सोल को मानते नहीं, क्योंकि वो हार्डकोर साइंटिफिक या मटेरियल या एम्पेरिकल बिलीवर्स होते हैं कि जो नज़र आ रहा है, जो प्रूवेबल है वो मैं मानूंगा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गुमराह हैं, या मैं नहीं कहूँगा वो कम इल्म लोग हैं, या उनको लाइफ और लाइफ की जो पूरी प्लेटफॉर्म है, दुनिया और इस कायनात, इसके बारे में बिग पिक्चर नहीं पता उनको पता नहीं है। ये जो मानते हैं वो अपने आप को डिलूट कर रहे हैं। अच्छा, जो खाली मान रहे हैं रिलीजन को, और वो जो फिजिकल साइड ऑफ द वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, मटेरियल साइंस है, उसको डिनाई कर रहे हैं, वो एक साइडेड पे उनका एक तरफ उनका झुकाव, उनका रुझान है, तो वो भी कह लीजिए उनकी भी फ्रेमवर्क पूरी नहीं है। देखिए, हिस्ट्री स्टडी करें, जितने भी सूफिया, औलिया, पैगंबर, ग्रेट्स, साइंटिस्ट, फिलोसफर्स, जितने भी लोगों ने दुनिया का नक्शा बदला है, जिनको हम कहते हैं ग्रेट्स थे, किसी भी एंगल से आप मानने वाले, क्योंकि कुछ लोगों की नज़र में सूफिया ग्रेट होते हैं, कुछ लोगों की नज़र में पैगंबर ग्रेट होते हैं, कुछ लोगों की नज़र में जो एथिस्ट हैं वो साइंटिस्ट को ग्रेट मानते हैं, आइंस्टाइन और टेस्ला को ग्रेट मानते हैं, कुछ लोग जो है वो एरिस्टोटल और सॉक्रेट्स को ग्रेट मानते हैं, कुछ लोग जो है सेंट वैलेंटाइन को, सेंट ऑगस्टाइन को ग्रेट मानते हैं, कुछ जो है जलालुद्दीन रूमी। तो हर किसी का अपना अपना नज़रिया है। ये जो ह्यूमन अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ, ये हमेशा से जिन लोगों ने चेंज किया, आप उन पर गौर करें, उन लोगों की जो माइंडसेट था वो बड़ा वास्ट था, बड़ा ओपन माइंडेड था, बड़ा उनका परसेप्शन फ्रेमवर्क बहुत बड़ा था। वो हर चीज़ को एब्जॉर्ब करना जानते थे। अगर उनको आके कोई बोलता कि भाई मैं एक थ्योरी देता हूँ कि 2 खुदा हैं, 2 अल्लाह हैं, वो ये नहीं कहते थे कि नहीं मेरा मानना तो एक अल्लाह है तो मैं तुम्हें मारूंगा। अब वो कहते थे ओके ठीक है, बताओ अपनी बात। अब वो अगले बंदे की बात सुनते थे, फिर उस पर गौर करते थे कि यार ये किस नज़रिए से ये बात कह रहा है। वो इसलिए नहीं सुनते थे कि यार मैं भी मानने लग जाऊँ 2 अल्लाह हैं। वो इसलिए सुनते थे उनकी बात कि यार इस ह्यूमन स्टेट ऑफ माइंड इस तरह भी सोच सकता है। मैं ये भी सीख रहा था, गौर व फिक्र हो रहा था। गौर व फिक्र इज़ द की। अब बात आती है रूह की। तो जितने भी हिस्ट्री में लोगों ने रूह पे गौर व फिक्र किया है, आप उनकी स्टडीज़ को पढ़िए, उनकी बातों को पढ़िए, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया होगा कि रूह क्या चीज़ है।
अब क्योंकि साइंस ने इसको फोकस रखा ही नहीं है तो साइंस उसको डिनाई करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जैसे मैंने अर्ज किया पहले कि रूह एक ऐसी एनर्जी है जो कि यूनिवर्सल है, जिसको मटेरियल साइंस अभी तक स्टडी नहीं कर पाई है। मसलन बात समझें, मटेरियल साइंस की फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? एनर्जी बैंडविड्थ के ऊपर एक हीटेड रीजन होता है और एक कोल्ड रीजन होता है, ये आपको पता है बात? एक हाई एनर्जी और लो एनर्जी, ऐसा कह लीजिए, लेकिन बेहतर वर्ड ये होगा कि एक हीटेड रीजन है, एक कोल्ड रीजन है। यानी कि किसी भी चीज़ को एनर्जाइज करें तो वो हीटेड होने लग जाती है और हीट होते होते वो जल के खाक और राख हो जाती है। इसको हम हीटेड रीजन कहते हैं। उसकी एक्सट्रीम क्या है? इंफ्रारेड साइड जिसको हम कहते हैं कि सन को आप देख लीजिए, सूरज को देख लीजिए, कोई भी चीज़ सूरज में डालेंगे वो क्या होगा? जल के राख होकर कार्बन होकर ख़त्म हो जाएगी, तख़य्युल हो जाएगी। इसको साइंटिफिकली आइंस्टाइन ने समझाया E=mc² से। सही है जी। जिस तरह आइंस्टाइन ने समझाया कि कोई भी चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगी तो वो इतनी हीटेड हो जाएगी, इतनी एनर्जी उसके अंदर हो जाएगी फ्रिक्शन से कि वो हीट में कन्वर्ट होके बर्न हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी, या एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी कह लीजिए। एनीथिंग दैट कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी डिसअपीयर्स इन द फ्रॉम द मैटर फॉर्म। इसके बरक्स आइंस्टाइन और बोस ने जो थ्योरी दी थी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। किसी चीज़ को एब्सोल्यूट जीरो पे यानी कि इतने कोल्ड रीजन में ले जाया जाए तो वो अपनी फॉर्म चेंज करना शुरू कर देता है, कंडेंसेट हो जाता है। साइंस, जितनी भी मटेरियल साइंस है, वो इन दो बैंडविड्थ के ऊपर स्टडी करती है। अगर आप ह्यूमन विजिबल बैंडविड्थ को देखें तो उसमें भी अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड रीजन जो है इंसान के, उसके आगे नहीं देख सकता इंसान। अच्छा देख नहीं सकते, लेकिन हम डिटेक्ट तो कर सकते हैं। अब साइंस ने उस पर तरक्की करना शुरू की, यानी कि मटेरियल साइंस अब इस दर्जे पे पहुंच रही है कि वो कुछ एनर्जीज को डिटेक्ट कर रही है। तो समझ लीजिए रूह एक ऐसी एनर्जी है, रूह इतनी डेलिकेट एनर्जी है जो इस रीजन ऑफ बैंडविड्थ से बाहर है और साइंस उसको अभी तक डिटेक्ट नहीं कर पाती। साइंस के बाद डिटेक्ट करने के कोई आलात उन्होंने अभी क्रिएट नहीं किए। मतलब रूह की समझ लें फ्रीक्वेंसी, आप ये कह रहे हैं कि इतनी हाई है कि अभी हमारे इंस्ट्रूमेंट में नहीं आ सकती कि हम उसे कैप्चर नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। एनर्जी का लॉ क्या है? द मोर डेलिकेट द एनर्जी इज, द मोर फाइन द एनर्जी इज, उसकी जो ट्रैवल लेंथ है उतनी ज़्यादा होती है, उतनी ज़्यादा वो शार्प होती है, उतनी ज़्यादा डेलिकेट होती है, उतनी ज़्यादा पावरफुल होती है। जैसे हम लेज़र को देखते हैं, लेज़र आपने कभी वॉच किया हो कि लेज़र बीम जब हम मारते हैं वो उतनी डेलिकेट होती है और उतनी दूर तक जाती है और उतनी पावरफुल हो जाती है जितनी बारीकी में हो। तो अब आप इमेजिन करें, रूह एक ऐसी एनर्जी है जो इन सारी एनर्जीज जो इंसान को पता है, साइंस को पता है, उससे ज़्यादा डेलिकेट है। अच्छा, रिलीजन ने इस चीज़ के बारे में पहले से बता दिया कि मान लो ये है, तो ह्यूमंस मानते हैं। फिर इसके ऊपर जो ऑल्टरनेट साइंस के बिलीवर हैं उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। जैसे ही वेस्ट में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको हम कहते हैं NDE, नियर डेथ एक्सपीरियंस के एक्सपेरिमेंट हुए। 300 ऐसे लोगों के बारे में डिटेल ली गई और उनके इंटरव्यू किए गए जो मौत को मज़ा चख के वापस आए। यानी कि जो नहीं तो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, उनको शॉक देते हैं लोग, फिर वो वापस जिंदा हो जाते हैं। या किसी शख्स का बाईपास हो रहा है तो वो क्लिनिकली डेड हो जाता है, फिर वो वापस एक्सीडेंट हो जाता है, ये एक्सीडेंट हो गया तो वो कोमा में चला गया, मर गया, उसको क्लिनिकली डेड प्रोनाउंस कर दिया, लेकिन बाद में वो जाग गया, वापस रिटर्न हो गया। ऐसे 300 लोगों से डिस्कस किया गया और उनकी इंटरव्यू किए गए। तो आपको पता है उसमें 70% लोगों का कॉमन जुमला क्या था? दे सेड कि जब हम उस स्टेट में थे तो हमने बाकायदा फील किया कि हम अपनी बॉडी से निकल के एलिवेट हो गए, हम अपनी बॉडी से बाहर निकल के अपनी बॉडी को देख रहे हैं, विच इज़ अ प्रूफ कि सोल एग्जिस्ट करती है। एक और एक्सपेरिमेंट हुआ। नहीं, मैं इसे नेसेसरीली ये नहीं कहूँगा कि सोल एग्जिस्ट करती है, हमें रिएक्शन मिल रहा है। लेकिन अगर आप प्योरली साइंटिफिक रूट से देखें तो आपको एक रिएक्शन दिख रहा है कि ये हो रहा है। अब आप कह रहे हैं कि A से B हो रहा है तो C ट्रू है। मैं आता हूँ उस बात के ऊपर कि साइंस इसके बारे में क्या कहती है। एक और भी एक एक्सपेरिमेंट और भी हुआ है, उसमें जो लोग मरने वाले थे उनका वज़न किया गया और उनके मरने के बाद उनका वज़न किया गया, यानी कि आफ्टर डेथ एंड बिफोर डेथ उनका वेट किया गया। तो 26 ग्राम्स का उनकी बॉडी में फ़र्क आया था, जो कि रिसर्च करने वालों ने ये प्रूव दिया कि भाई ये रूह का वेट था जो निकल गई। पॉइंट ये था, उन्होंने प्रपोज किया है। अब उन्होंने प्रपोज किया कि भाई ये विच प्रूव्स कि सोल एग्जिस्ट, कि ये रूह निकल गई तो 26 ग्राम्स कम हो गया। ये भी मानने में नहीं आ रहा। अब साइंस क्या कहती है इसके बारे में? साइंस ये कहती है, साइंस देखिए फिर वही बात आई थी, साइंस कहती है हम हर चीज़ को मटेरियलिस्टिकली देखते हैं। उन्होंने कहा कि भाई सांस भी तो ले रहा है बंदा, इतना तो वेट तो जिंदा बंदे का कम हो जाता है, एनर्जी रिलीज कर देता है, वो पसीने निकल गए, 26 ग्राम पसीने निकल गए, हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, निकल गया। फिर जो पहले वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसमें साइंस ने कहा कि ये हेलुसिनेशंस हो सकती हैं, कि बंदा एक्चुअली मरा नहीं है, वो जिंदा है, उसका माइंड हेलुसिनेट कर रहा है। ये उमन इसमें हमने ऑब्जर्व किया है, जो जब बॉडी ट्रामा से गुजरती है ना तो ब्रेन अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए ऐसे करता है कि मैं थर्ड पर्सन बन जाता है।
कि मेरे साथ नहीं हो रहा, उसके साथ हो रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि साइंस, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी में बड़ी थिन लाइन है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि हेलुसिनेशन का होना और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होना बहुत थिन लाइन है, क्योंकि आप जो साइंस ड्रॉ नहीं कर सकती। दोनों साइड से देखें, उस तरफ से जाएं तो वो बहुत अच्छी रीजनिंग देते हैं, यूं यूं घूम के जाएं तो यहाँ से रीजनिंग अच्छी। देखिए साइंस की सारी रीजनिंग, मैंने ऐसी रिसर्चेज भी पढ़ी जो सुपर नेचुरल फिनोमिना पे साइंटिफिक हुई, कोशिश की है साइंस ने, लेकिन उनका रिजल्ट जो है वो प्रोडक्टिव नहीं आया। उन्होंने एंड अप वो यही हुए कि वो हर चीज़ को क्लासिफाई करते हैं कि ये हेलुसिनेशन है, इंसानी दिमाग ये चीज़ क्रिएट कर रहा है। सही है। तो ये अब ठीक है, ये तो हमारा गैप रहेगा कुछ टाइम तक, जिसमें आप बोल रहे हैं कि जब तक हमें, और हो सकता है साइंस में और हमें डिटेक्शन के मेथड बेहतर आ जाएं तो शायद हमें रूह का प्रूफ मिल जाए या इस तरह कंक्लूसिव हो जाए। अभी तो प्रपोजल कर रहे हैं या हाइपोथेसिस बना रहे हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। इस तरह हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे आपको पता है किसी ने अपनी मस्जिद बनाई हुई होती है, कोई बोलता है कि ये बिलीव करो, कोई बोलता हाथ इधर यूं करो, ये करो, हर किसी ने अपनी। ये तो खैर ये तो प्रैक्टिसिंग रिलीजियस बिलीफ्स है ना। ये तो हो गया। अब आप वैसे व्यूअर्स देख रहे होंगे, बोलेंगे ठीक है भाई, वो वहाँ के लोग हैं, हमें यहाँ पे बिलीफ है, हमारी ज़िंदगी सही चल रही है, हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। आप किसी एक आपको बंदा बताएगा कि रिलीजन का पाथ ये है, ये बताएगा आपको ये पाथ ये है। अब बाय डिफ़ॉल्ट रिलीजन बिलीफ अकीदे पे चलता है, लेकिन अब 3-4 अब इसमें भी वेरिएशन आ रही हैं। अब उसमें वो बंदा कैसे देखेगा कि ये सही है, ये सही है, और अच्छा 2 लोग मुझे बता रहे हैं तो मैं गौर फिक्र से करूँ कि इसमें से सही बात मुझे। देखें ये तो बड़ी लंबी बहस है, हमेशा रही है और हमसे मेजॉरिटी लोग यही पूछते हैं, जनरल गाइड लोगों को। देखें इंसान की ज़िंदगी में से रिलीजन माइनस करके देख लीजिए, इंसानियत की ज़िंदगी में से, इंसान की भी नहीं, जो ओवरऑल इंसानियत अब तक जो वजूद रखती है उसमें से आप रिलीजन माइनस करके देख लीजिए, तो इंसान मॉरल लेस है, एथिक लेस है। ये तो क्रेडिट रिलीजन को जाता है बहुत बड़ा। सही। अब बात आती है कि भाई मेरा बिलीव ये कि मैं इस तरह फॉलो करता हूँ, तो 7 अरब इंसान दुनिया में ज़िंदा है, 7 अरब इंसान आप क्या चाहते हैं, रोबोट्स बन जाएं, सबके मॉरल एक जैसे हों, सबके एथिक्स एक जैसे हों, कल्चर का कोई फ़र्क नहीं है उसमें, और जोग्राफिकल कोई इन्फ्लुएंस नहीं है उसके अंदर, है होता है। तो हमें ये बहैसियत इंसान, एक सेंसिबल इंसान, ये सोचना पड़ेगा कि ये वेरिएशंस आपको मिलेंगी, जिसको आप फ़िरके कह रहे हो कि कोई नमाज ऐसे पढ़ता है, कोई एक बंदा है उसका बॉडी पॉस्चर ही अलग है, वो हाथ यहाँ बांध ही नहीं सकता, उसका हाथ यहाँ तक जाता ही नहीं है, तो वो कैसे, उसके लिए तो इम्पॉसिबल है। तो ये चीज़ सेंसिबली हमें समझनी होगी कि रिलीजन में ये डाइवर्सिफिकेशन अपनी जगह है। अच्छा, और जो कोर मैसेज चेंज हो जाता है बीच में से। हाँ, अगर रिलीजन का कोर मैसेज चेंज हो रहा है तो वो एक थ्रेट है रिलीजन के लिए भी और इंसानियत के लिए भी। बात फिर घूम के वहीं आती है कि इंसानियत क्या समझती है, रिलीजन क्यों भेजा गया। ना हमें बॉडी के बारे में पूरी अच्छी तरह साइंस ने बताया, हमें मेडिकल साइंस अभी इतनी तरक्की नहीं की है कि हम उसको कह लेंगे हम बहुत चीते हो गए इसके अंदर, नहीं। ना हमें कॉन्शियसनेस के शऊर के बारे में कम्प्लीटली पता है। ह्यूमन बिहेवियर्स हाईली अनप्रेडिक्टेबल हैं हमारी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के अंदर। जो साइकोलॉजी और साइकेट्रिक जितनी भी अभी तक इवॉल्व हुई है, कोई ख़ास काम उन्होंने इतना बड़ा नहीं किया है, लेकिन सही वी आर डूइंग वेल। तो रूह के बारे में तो हमें बिल्कुल ही पता नहीं है। कितने लोग आपने सुने कि जो बैठ के गुफ्तगू करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, आओ यार आज हम बात करते हैं रूह क्या है, या रूह के बारे में डिस्कस करते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर लोग या तो वाकई या किस्से सुना रहे होते हैं या हॉन्टिंग उस पर चले आते हैं कि यहाँ पोजेशन हो रही है। हमें इतना बेसिक्स पता, ये बेसिक पता रिलीजियसली कि एक रूह है हमारी, और रूह जो मरने के बाद अल्लाह के पास चली, जो जो रिलीजियस बुक ने लिखा हुआ है हमें बस वही पता। और हमें सिर्फ इतना पता है कि रूह के बारे में हमें ज़्यादा बात नहीं करनी, और रिलीजन कहता है कि रूह के बारे में हमने तुम्हें नॉलेज नहीं दी, और अगर कोई बात करता भी तो उसको ये बोल के ख़त्म कर देते हैं कि देखो रिलीजन ने कहा है ज़्यादा बात नहीं करनी। भाई इस चीज़ को दूसरे एंगल से भी तो देख सकते हैं। रिलीजन ने ये कहा कि हमने आपको रूह के बारे में नॉलेज नहीं दी, तो क्या एक्सप्लोर नहीं कर सकते हम? हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए? तो वही रिलीजन दूसरी जगह ये भी तो कह रहा है कि हमारे बेहतरीन बंदे हुए हैं जो गौर व फिक्र करते हैं निज़ाम के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, चाहे तुम्हें कहीं भी जाना पड़े। और कुरान कहता है कि हमारे बेहतरीन बंदे हुए हैं जो गौर व फिक्र करते हैं। किस पे गौर व फिक्र करते हैं? अपनी ज़ात पे, हर चीज़ पे, अपनी ज़ात, सिस्टम पे, निज़ाम पे, अल्लाह के। अच्छा, निज़ाम में क्या चीज़ शामिल? निज़ाम में हर चीज़ शामिल है। वी आर पार्ट ऑफ द सिस्टम ना, हम इस यूनिवर्स का एक हिस्सा है ना, इंसान, ह्यूमन बॉडी, उसकी सोल, तो हम उस पर गौर क्यों नहीं कर सकते? तो हमें सवाल भी करना चाहिए, गौर व फिक्र भी करनी चाहिए, लेकिन सही तरीके से। ये माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंसान को, मतलब खुद हमें पर्पस क्या है हमारा, हमारी इंटेंशन एग्जैक्टली उसके हिसाब से। ये माइंडसेट जो हमें रिलीजियसली बना दिया गया, दे दिया गया कि डोंट क्वेश्चन,
तो ये हमारी ग्रोथ को तबाह कर रहा है, स्टैग्नेंट कर दिया है। पाकिस्तानी नेशन नहीं ग्रो कर रहा। ये फियर के इससे नहीं आ रहा कि जो लोग समझते नहीं है वो बोलते हैं क्वेश्चन नहीं करो वरना हमारा अकीदा कमज़ोर हो जाएगा। देखिए इतना फेयर बस चुका है, बिल्कुल आपने सही कहा, फेयर की इतना फेयर हो चुका है कि लोग क्वेश्चन करते हैं, वो ऑड वन आउट हो जाते हैं। उनको लोग कहते हैं कि तुम पागल वागल हो भाई, क्यों इस किस्म की बातें करते हो, तो इन लोगों में उठ बैठ रहे हो। अगर मैं एक फ़िरके से एक्स से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं आपके सामने या किसी उस फ़िरके के मौलवी के सामने ये बात करने लगूँ कि मैं वाई फ़िरके को मैं इंटरेस्ट रखता हूँ, स्टडी, वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, पढ़ना नहीं, उसको स्टडी नहीं करना, तुम गुमराह हो जाओगे, ये कह के डराया जाता है। तो इट्स अबाउट टाइम हमारी कौम को ये सब चीज़ें निकलना चाहिए। हमें रूह को क्वेश्चन करना चाहिए, सोल के बारे में जानना चाहिए। सोल की पावर्स होती हैं वेस्ट में और दूसरे रिलीजन में, उन पावर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। मैं ही नहीं कह रहा उन पावर्स को एक्सप्लॉइट करें। इस्लाम एज अ ग्रेटेस्ट रिलीजन ऑफ ऑल टाइम ये रेकमेंड नहीं करता। इस्लाम कहता है गेट कनेक्टेड टू द क्रिएटर, सोल खुद एलिवेट होगी, सोल की पावर्स खुद ब खुद एक्सप्लॉइट होंगी। हमारे माशरे में गुमराही ये भी है कि रूहानियत को लेकर और रूह की पावर्स एक्सप्लॉइट करके लोग ये समझते हैं कि अल्लाह वाला आदमी है। ये जो जितने भी बाबे और लेकिन घूम रहे हैं नफ्स के गुलाम होते हैं ये अपने, वो अपनी रूह की पावर्स को लेकर, पावर्स क्या होती हैं, टेलीपैथी करना, फ्यूचर थोड़ा बहुत बता देना, गैब का बता देना, आप पे कोई एनर्जीज इन्फ्लुएंस करें जिन्नात जैसी या मवक्किलात जैसी, वो बता देना। अब आम आदमी तो ब्लाइंड है ना, उसको तो नहीं पता रूह क्या है, जिन क्या है। वो ब्लाइंड भी इसलिए क्योंकि बीच में खुद ये बोलते हैं आपको नहीं पता सामने दीवार के पीछे क्या है, सही है, आपको पता ही नहीं है। आपको ये यकीन है कि मैं जान भी नहीं सकता, तो आपको मैंने ये बताया कि मैं जानता हूँ दीवार के पीछे क्या है, तो आप ब्लाइंडली बिलीव करोगे। अच्छा भाई आप क्लेम कर रहे हो, मैं बोलूँगा इसके पीछे दो जो है बकरे खड़े हुए, आप मान लोगे। तो गैब से इसी तरह खेलते हैं ये लोग, जितने लोग सो कॉल्ड उलमा या कह लीजिए दीने सूफिया बने घूम रहे हैं कि जी हमें पता है रूह के बारे में, आपकी रूह के ऊपर ये असर हुआ हुआ है, आपकी रूह के ऊपर ये जादू हुआ हुआ है, ये कह के आपको यूज़ करते हैं। और ये जो डिस्कशंस वगैरह लोग रोकते हैं, जिनको मैं कहूँगा कि मतलब जिनको खौफ है ज़रा, तो उनके लिए भी एक मैसेज होना चाहिए कि ठीक है आपका बिलीफ है, आपने मजबूती से पकड़ के रखा हुआ है रस्सी को अपनी, ये मेरा बिलीफ है, पूरी ज़िंदगी मैं इस पर लगाऊंगा। जब आपने पूरी ज़िंदगी अपने इस पर डेडिकेट कर दी कि ये इस पर ही मैं चलूँगा, ये मेरी लाइन है, और अगर आपको इतना यकीन भी है तो फिर आपको ये थोड़ी कोई सवाल पूछ ले। अगर आपको हाँ मेरा बिलीफ है ये सही है, अगर कोई सवाल पूछेगा आपको डर नहीं होगा कि ये गलत साबित हो जाए या इसमें कोई खामी। देखिए एक गुमराही बिलीफ्स को लेकर, यकीन को लेकर, हमारे अकीदे को, अकायद को लेकर एक गुमराही है हमारे माशरे में, ख़ासकर हमारे इस माशरे में बहुत गुमराही। कहते हैं जी अपना अकीदा छोड़ो नहीं और दूसरे का छेड़ो नहीं, इंतहाई गलत स्टेटमेंट है माजरत के साथ। अपने अकीदे को आप मानते हो, आपका बिलीफ है, मच रिस्पेक्टेड, मानो उसको, दूसरे पर मत थोपो, नंबर 1 बात। दूसरा, अपना अकीदा छोड़ो नहीं, अकीदा होता ही इर्तिका करने के लिए, अपने अकीदे को पकड़ो लेकिन सवाल करके आगे ग्रो करते रहो, इवॉल्व करते रहो। तुम्हारे अकीदे में बुलंदी आनी चाहिए। अगर तुम अकीदे को वहीं से पकड़ के बैठे हो जहाँ से तुमने सोचा और तुम मानते हो यही सही, और इससे आगे तुम अपने ही अकीदे में बुलंद नहीं हो रहे, अपने ही अकीदे में, मैं ये नहीं कह रहा अकीदा शिफ्ट कर दो, अपना अकीदा पकड़ें लेकिन उसमें इर्तिका तो करें, एवोल्यूशन हो। मेरा जो 1942 से मानना है वही मेरा मानना है, मेरा अकीदा। एक मुसलमान का अकीदा कैसे इर्तिका करता है? एक बंदा क्रिश्चियन था या गैर इस्लाम मुसलमान था, वो मुसलमान हो गया, अब मुसलमान होने के बेसिक दर्जे पे उसने अभी इस्लाम एक्सेप्ट किया, अब उसने प्रैक्टिस किया, बेसिक प्रैक्टिस की, वो एलिवेट हुआ इस्लाम में, वो एक बेटर ह्यूमन, बेटर मुस्लिम बन गया, मोमिन बन गया। मोमिन के बाद और इर्तिका हुआ उसके अकीदे में तो सूफ़ी बन गया, सूफ़ी के बाद और इर्तिका हुआ तो वली अल्लाह बन गया, और इर्तिका हुआ तो अपने नबी का बेहतरीन उम्मती बन गया। तो ये एवोल्यूशन है ना इर्तिका के अंदर, वही इस्लामी अकीदे के अंदर चल रहा है लेकिन इर्तिका कर रहा है। हमारे यहाँ पे क्या बोला जाता है, अपना छोड़ो नहीं, किसी का छेड़ो नहीं, भाई ये हम तो इसी पॉलिसी पे चलते हैं, ये हमारे यहाँ नॉनसेंस। मेरे ख्याल से यहाँ सबसे बड़ी गलती ये है कि हमें बोला जाता था कि मुश्किल बात नहीं की जाए, मुश्किल बातें नहीं करो। हमें ये सिखाना चाहिए था कि भाई मुश्किल बात कैसे करते हैं, डिफिकल्ट डिस्कशंस हमें कैसे होनी चाहिए, तमीज़ से, हमें ये सिखाना चाहिए, दोनों का एक्सचेंज ऐसा हो कि फ़ायदा हो दोनों को। खुर्रम मियाँ, हमें अपने नौजवानों को ये सिखाना चाहिए, जो गुफ्तगू हम आपके साथ और आप हमारे साथ यहाँ पे बैठ के करते हैं, कि हाउ टू इवॉल्व, हर गुजरते दिन अपने आप से बेहतर इंसान कैसे बन सकते हो। आप जो खुर्रम आज हो, आपकी रूह जो आपके अंदर है, कल वो बेहतर रूह कैसे बन सकती है, बेहतर इंसान कैसे बन सकते हो। और ये हो नहीं सकता जब तक आपको ये बेसिक्स पता ना हो। क्या बेसिक, मैं इसको बेसिक्स कहता हूँ। रूह क्या है, किस मटेरियल से बनी है। मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि वो एनर्जी है। आप एक तरफ मानते हो रिलीजियसली कि अल्लाह ने अपने अंदर से नूर फूका इंसान के अंदर, जिसको हम रूह कहते हैं, गॉड सेंट एनर्जी, अल्लाह की दी हुई एनर्जी, इतनी सुपीरियर फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो। तो वो वाईफाई, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड से समझ में आएगी,
वो साइंस को समझ में आएगी? नहीं। इस पे मेहनत की सूफिया ने, औलिया ने, इस पे गाइडेंस दी अंबिया ने। उन्होंने पूरी पूरी जिंदगियां गुजारी इसको समझने के लिए कि रूह है क्या चीज़, रूह की ग्रेटनेस क्या है, और उस पर रिलीजियस बुक्स भी इशारा करती हैं। तो हमारे नौजवानों को ये समझना चाहिए कि हमारी बैठकें जो चाय के होटलों पे बैठ के इस वक्त जो माजरत के साथ दूसरी खवातीन के बारे में बातें कर रहे होते हैं, या हर वो बात कर रहे होते हैं जिसका जिंदगी के से इर्तिका से कोई ताल्लुक नहीं, ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, जो भी टाइम का ज़िया। भाई आप बैठे चाय पे, 1000 साल पहले जब सल्तनत उस्मानिया के दौर, जब मुसलमानों का उरूज रहा है, टर्की के अंदर, इराक के अंदर, ईरान के अंदर, स्पेन के अंदर बैठकें लगा करती थी कहवे के ऊपर, चाय के ऊपर, पूचा और खानकाहों के अंदर बैठकें लगा करती थी। उसमें नौजवान बुजुर्गों के साथ बैठ के ये गौर व फिक्र किया, डिस्कशंस नहीं, टाइम पास के लिए वो नहीं कि चंगेज़ खान की फ़ौज चढ़ाई कर रही है और आप बहस कर रहे हैं कौवा हलाल है हराम है। ये शरई बहस करना, मैं इसको गौर व फिक्र नहीं कहता। गौर व फिक्र ये कि हमारा वजूद क्या है, क्यों बनाया अल्लाह ने, रूह क्या है, शऊर क्या है, बेहतरी की तरफ हम कैसे वजूद, जिस्म, मादी जिस्म की इम्पोर्टेंस क्या है, कायनात का निज़ाम क्या है, सितारों का निज़ाम क्या है, दुनिया का निज़ाम क्या है, जोग्राफिकल स्टैंडिंग क्या कहते हैं आपका, अर्थ की रोटेशन, रेवोल्यूशन, वॉबल, एक्सेस किस तरह मूव करता है, क्या एनर्जीज आती हैं अर्थ के ऊपर, ये गौर व फिक्र करना था। इससे रूह समझ में आती है, इन बातों से थोड़ी समझ में आती जो हमारे नौजवान कर रहे हैं। तो मतलब मीडियम अभी तक चल रहा है, लेकिन हमने पर्पस उसका थोड़ा खो दिया। ऑलमोस्ट वी हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट। रूह का इल्म हमारे पास ना होने के बराबर है हमारे माशरे में, और एज अ रिज़ल्ट जिस इंसान की रूह मुर्दार हो, आपको हमने जैसे आपने गुफ्तगू की शुरू में कहा ना कि माइंड, बॉडी एंड सोल, इंसान का वजूद 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है, जिस्म, शऊर और रूह। अब तीनों चीज़ें बैलेंस में नहीं है तो इंसान सुकून में होगा? कोई हो ही नहीं सकता। एक भी चीज़ हो जाए तो भाई आपके जिस्म का साइकिल क्या है? खाना दो उसको, आराम दो। अगर आपको खाना ना मिले तो, आराम ना मिले तो जिस्म हैजानियत का शिकार हो जाता है, तकलीफ में होता है, परेशान हो जाते हैं, मिसबिहेव करने लग जाता है, अजीब कैफियत हो जाती है, तबीयत ख़राब हो जाती है। और तो अगर माइंड को ग़िज़ा ना मिले, माइंड की ग़िज़ा इल्म है। रोज़ कुछ ना कुछ पढ़िए, कुछ ना कुछ नया जानिए, बैठ के गौर व फिक्र कीजिए, फूड फॉर थॉट लीजिए, रेस्ट मिले उसे, और उसकी साइकिल को पूरा करें। हमारे माइंड में क्या पूरे दिन चल रहा होता है? खुराफात, हिजानियत, मोबाइल पे हर फालतू चीज़ देख के वो जो कचरा भर रही है, वेस्ट में चीख चीख के थक गए। वो माइंड साइंसेस, पावर ऑफ थिंकिंग, उस पर कोर्सेज करा रहे हैं। आप फोकस, एनर्जी को फोकस करें, पॉजिटिव थिंकिंग लाएं। वो ये क्या कर हो गए। हमारा दीन और हमारे जो सूफिया गुजरे, उन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रेट काम किए उसके ऊपर कि आपकी अगर थॉट फोकस हो जाए, रब से आप कनेक्ट हो जाए, ताल्लुक़ अल्लाह से कायम हो जाए, आपकी रूह बेदार हो जाए, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी है। तो रोज़ अपने माइंड को आप फूड फॉर थॉट दीजिए, ग़िज़ा दीजिए। रूह की ग़िज़ा अल्लाह से ताल्लुक़। रूह जिस मटेरियल से क्रिएटेड है, जब उस मेन मटेरियल से कनेक्ट होगी तो सुकून में रहेगी ना, सुकून में रहेगी। और जितना दूर होगी उतना बेचैन रहेगी। ये रिलीजन भी समझा रहा है ये बात। अगर आप ज़्यादा से कोई बंदा बादियत में रहता है तो उसकी रूह बेचैन रहती है। ऑब्वियसली बज़ाहिर तो खुश नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन एक टाइम आता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता बेजार होने लग जाते हैं और खपती हो जाते हैं बुढ़ापे में आगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे।